एक बार की बात है, एक शहर में घर घर टिफिन नाम की एक गुमनाम टिफिन सर्विस बहुत मशहूर हो रही थी। इस टिफिन सर्विस को कौन चला रहा था ये कोई भी नहीं जानता था, पर इस टिफिन सर्विस के बहुत कस्टमर्स थे और सब जानना चाहते थे कि इतना अच्छा खाना भला कौन बना रहा है। जब भी कोई टिफिन ऑर्डर करता, टिफिन उसके घर के बाहर पहुंच जाता था और ऑर्डर करने वाले डिलीवरी मैन को भी कोई नहीं देख पाता था। एक बार सिया नाम की एक लड़की थी जिसका हाल ही में इसी शहर के एक मशहूर कॉलेज में एडमिशन हुआ था। सिया का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता था। सिया एक YouTube चैनल चलाती थी जिस पर वो हमेशा अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजों और भूतिया जगहों के बारे में डाला करती थी। सिया को व्यूज भी बहुत मिलते थे। सिया इस शहर में नई थी, इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रह रही थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार पिंकी, मैं तो ये रोज रोज बाहर कैंटीन का खाना खाकर ना थक गई हूँ। देखो मुझे, मैं कितनी पतली होती जा रही हूँ और इस तरह चला तो मैं जल्दी ही हॉस्पिटल में मिलूंगी तुम्हें। अरे तो तुम वो टिफिन सर्विस लेना क्यों नहीं शुरू कर देती, घर घर टिफिन। तुम्हें पता है आधा शहर उसी टिफिन सर्विस से टिफिन मंगाता है। अच्छा, तो इस टिफिन सर्विस का मालिक कौन है पिंकी? वो तो कोई भी नहीं जानता। क्या? हाँ, अरे सिया, लोग इस टिफिन सर्विस को गुमनाम टिफिन सर्विस भी कहते हैं। इसका खाना तो लाजवाब होता है और स्टूडेंट्स के लिए सस्ता भी, पर इसे चलाता कौन है वो नहीं पता। तो मैं कॉल किसे करूं? अरे वो तो इस टिफिन सर्विस की वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है। तुम वहां जाकर अपना नाम और एड्रेस डाल दो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो और तुम्हारा टिफिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। वाह, ये तो सही है, फिर मैं भी इसे ट्राई करूंगी। ओके सिया, चलो मैं चलती हूँ। पिंकी के जाने के बाद सिया भी घर निकल जाती है। सिया घर पहुंचते ही उस टिफिन सर्विस की वेबसाइट को खोलती है और अपना नाम और एड्रेस डाल देती है। कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है। सिया दौड़कर डोर खोलती है, पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता है तो बस एक टिफिन बॉक्स जो कि जमीन पर रखा था। उसे वहां रखकर कौन गया ये सिया नहीं देख पाती। अरे आखिर इतनी स्पीड में टिफिन को यहाँ रखकर गया कौन? छोड़ो, मुझे क्या, पहले टिफिन खाकर देखते हैं आखिर ये है कैसा। सिया टिफिन को उठाती है और अंदर रूम में चली जाती है। वो अपना टिफिन खोलती है और देखती है कि उसके अंदर जो खाना रखा था उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खाती है और सिया को खाना बहुत पसंद आता है, पर टिफिन खाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका ये जानने का मन करने लगता है कि आखिर ये खाना बनाया किसने और इस टिफिन को देने कौन आया था। फिर सिया सोचती है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है और इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करूं, तब तो मैं मशहूर हो जाऊंगी और मेरी वीडियो को बहुत व्यूज भी मिलेंगे। यस, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इस गुमनाम टिफिन सर्विस के पीछे आखिर है कौन। अगले दिन सिया का टिफिन फिर से उसी समय उसके डोर पर पहुंच जाता है, पर इस बार भी सिया ये नहीं देख पाती कि टिफिन देने आया कौन। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन सिया फैसला करती है, अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं जानकर ही रहूंगी कि ये है कौन जो मुझे टिफिन देने आता तो है पर दिखता नहीं, और कौन है इस टिफिन सर्विस के पीछे। अगले दिन जब टिफिन आने का समय होता है, सिया घर के बाहर ही छुप जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़की सिया के दरवाजे तक आती है और चुपचाप टिफिन रखकर तुरंत सड़क की तरफ चली जाती है। सिया उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की एक एक्टिवा पर बैठकर कहीं जाने लगती है। सिया भी अपनी स्कूटी उठाती है और जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। आज तो मैं इस टिफिन वाली का पर्दाफाश करके रहूंगी। पर ये जा कहाँ रही है? ये तो एकदम शहर के बाहर की तरफ कहीं जा रही है। वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही देर में शहर के बाहर बने एक खंडहर के पास जाकर रुक जाती है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो बिल्कुल सुनसान थी। देखकर ये कहना भी मुश्किल था कि यहाँ पानी और बिजली आता होगा। सिया अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे खड़ा कर देती है और छुपकर उस लड़की को देखने लगती है। लड़की बिल्डिंग के अंदर अरे ये इस खंडहर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर क्यों जा रही है? यहाँ पर भला कोई टिफिन सर्विस कैसे चला सकता है? सिया बिल्डिंग की एक खिड़की से अंदर झांकने लगती है और इतना ही नहीं, वो अपना कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड करने लगती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुंदर लड़की बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस जगह पर बहुत सारे टिफिन और खाना बनाने का सामान रखा था। ये सब देखकर सिया को कुछ समझ नहीं आता और तभी चुड़ैल की नजर खिड़की के पीछे खड़ी सिया और उसके कैमरे पर पड़ती है। ए, कौन है वहाँ? जल्दी अंदर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। सिया चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कौन हो तुम? और ये कैमरा? तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तुमने मेरा पीछा किया और अपने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? सब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्या?
वो दरअसल मैंने तुम्हारी टिफिन सर्विस मंगाई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा टिफिन ले रही हूँ, पर मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये टिफिन इतना अच्छा बनाता कौन है, इसलिए आज मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा अगर मैं ये जान जाऊंगी कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है तो मेरे चैनल पर मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इतना कहकर चुड़ैल सब्जियों के पास रखा एक बड़ा सा चाकू उठाती है। सिया चाकू देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे अरे रुक जाओ, भला तुम मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज मुझे जाने दो, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा चैनल कौन चलाएगा? वाह, यहाँ तुम मरने वाली और तुझे अपने YouTube चैनल की पड़ी है। नहीं, अगर तू यहाँ से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये टिफिन सर्विस एक चुड़ैल चला रही है और फिर कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा। तभी उस बिल्डिंग में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। वो देखता है कि चुड़ैल के हाथ में चाकू था और सिया डरी हुई कोने में खड़ी थी। सिया बच्चे को अंदर आता देखकर उससे कहती है, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। बच्चा सिया की बात अनसुना कर देता है और दौड़कर चुड़ैल के गले लग जाता है। सिया ये सब देखकर दंग थी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी और ये किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। चिंता मत करो। क्या ये चुड़ैल तुम्हारी माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरा बेटा है। कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझे बहुत मारता था। पहले मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद वो मुझे मारना बंद कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे बच्चे को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। वो खुद तो काम करता नहीं था और जब मैं काम करने की बात करती तो वो मुझे भी पीट देता। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। किसी तरह परिवार वालों की मदद से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और अपनी एक टिफिन सर्विस शुरू की। पर मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ ये जानकर जैसे उसका सुख चैन चला गया। उसने गुस्से में आकर मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरा बेटा उस वक्त स्कूल में था इसलिए बच गया और मैं चुड़ैल बन गई। अपने बेटे की चिंता की वजह से मैं इसे अपने साथ इस खंडहर में ले आई। यहाँ मेरा पति मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ सकता था और मैं इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने ये टिफिन फिर से शुरू किया। अगर सबको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ तो कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा और फिर मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा और भूख से मर जाएगा। मैं सब समझ गई, तुम चिंता मत करो चुड़ैल। मैं इस सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम अपनी टिफिन सर्विस ऐसे चला सकती हो जैसे तुम अब तक चला रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर अगर तुमने वो वीडियो कहीं डाली या किसी को इस बारे में बताया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और उम्मीद है कि मेरा टिफिन मुझे टाइम से मिल जाएगा। दोनों हंसते हैं और सब ठीक हो जाता है। इसी तरह गुमनाम टिफिन सर्विस हमेशा के लिए गुमनाम ही रहती है। एक गांव में नई नई बिजली आई। पूरे गांव वाले बहुत खुश थे। अरे वाह, अब हमारे गांव में भी बिजली आएगी, कितना मजा आएगा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अब हमारे घरों में भी पंखा चलेगा, टीवी चलेगी, बल्ब जलेगा। वो सब तो ठीक है भाइयों, पर बिजली के तार घर घर में पहुंचाने के लिए खम्बे भी तो लगवाने पड़ेंगे। किसी ने सोचा है कि वो कहाँ से लगवाए जाएंगे हैं? अरे भाई, इतना क्या सोचना इसमें। वो खाली वीरान जगह है तो उस सड़क के पास वहीं लग जाएगा खम्बा। वहाँ से सबके घर में तार भी आसानी से पहुँच जाएंगे। क्यों भाइयों? हो बिल्कुल सही। फिर अगले दिन तय की गई जगह पे खंबा लगवाया जाता है और पूरे गांव में बिजली के तार पहुंचाए जाते हैं। पूरा गांव बिजली की रोशनी से जगमगा उठता है। अरे वाह, लाइट आते ही गांव तो जगमगा उठा। अब हम भी रात को पंखे की हवा में सोएंगे। हाँ बहन, मैंने तो टीवी भी मंगवा ली है। आ जाना कल, साथ में सलमान खान की फिल्म देखेंगे। फिर सब अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन रामू और काकू उस खंबे के पास से गुजर रहे होते हैं। पर अरे काकू भाई, जल्दी इधर आओ, जल्दी बाकी सब लोगों को भी बुलाओ। ये देखो, ये क्या अनर्थ हो गया। अरे ये खंबे के ऊपर कौन है? हाय हाय, ये बिजली आते ही एक इंसान को खा गई। अरे भाइयों, ये कैसे हो गया?
भाई हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी देखा कि खम्बे के ऊपर चीमा की लाश टंगी हुई है। हम तो खुद इतना डर गए। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं, पर इसे विधि का विधान मान के चीमा की लाश खम्बे से उतार के देह संस्कार करते हैं। फिर अगले दिन एक मनचला उसी खम्बे के पास से गुजर रहा होता है। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे अरे ये खम्बे पे कौन कसरत कर रहा है? भाई जरा करीब जाके देखे तो। फिर जैसे ही राघव बिजली के खम्बे के पास जाके देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दृश्य देख के वो काफी डर जाता है। अरे ये क्या, एक और लाश? ये कैसे मुमकिन है? फिर राघव सारे गांव वालों को बिजली के खम्बे के पास इकट्ठा करता है। भाइयों, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? कल एक लाश मिली, आज फिर एक लाश खम्बे के ऊपर है। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये लोग रात को खम्बे के पास आते होंगे और लापरवाही के चक्कर में बिजली के तार से चिपक गए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है कि इन दोनों ने लापरवाही बरती है और बिजली से चिपक गए। फिर सब लोग मिलके उस लाश का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर ये क्या, ये लाश का खेल तो रोज का हो गया था। उन्हें रोज सुबह खम्बे के ऊपर एक लाश मिलती। ये खौफनाक नजारा रोज सुबह देख देख के सारे गांव वाले दहशत में जीने लगे। फिर सब गांव वाले एक पंचायत लगाते हैं। भाइयों, अब तो मानो दिल में डर सा बैठ गया है, ना जाने किसका आज का दिन आखिरी हो। भाई मुझे तो लगता है ये लापरवाही नहीं, कुछ और बात है। ये जरूर कोई जानबूझ के कर रहा है। एक एक करके सब गांव वाले मौत के घाट उतरते जा रहे हैं। अगर समय रहते हमने इसका पता नहीं लगाया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। भाई तुम कहते तो सही हो, पर कैसे पता लगाएंगे कि कौन हम सबकी जान का दुश्मन है? मेरे पास एक तरकीब है, पर इसमें खतरा है तो बताना। सोच क्या रहा है? अभी कौन सा हम खतरे के बाहर हैं, थोड़ा खतरा और सही। फिर राघव सभी गांव वालों को पास बुला के उनके कान में धीरे से कुछ कहता है। समझे भाइयों? तो तय रहा आज रात का मिशन। फिर दिन में ही उस खम्बे से थोड़ी दूर एक कुटिया बनवाई जाती है और फिर राघव, रामू और काकू उसी कुटिया में छुप जाते हैं। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। क्या भाई, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुझे लगता है कि तेरी तरकीब काम करेगी? अरे हाँ भाई, तसल्ली तो रखो, तुम बस देखते जाओ। फिर तभी आधी रात होने पर डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें खतरा है। भाइयों, रोज एक लाश मिलती है, अभी कौन सा कम खतरा मंडरा रहा है हमारे गांव में। अब यहाँ तक आए हैं तो पता लगा के ही जाएंगे। तभी उस खंबे के नीचे से एक बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में तमतमाती हुई जमीन के बाहर आती है। अरे चुड़ैल, ये तो सोच के परे निकली। भाइयों मैं तो चला यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा चुड़ैल कितने गुस्से में है? रुक जाओ यहीं, इस ठिकाने का उसे पता नहीं है अभी। ना भाई ना, तुम लोग ही मौत के मुंह में जाओ, मुझे नहीं मरना। काकू किसी की एक नहीं सुनता और डरते हुए उस कुटिया से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। उधर चुड़ैल खुंदक में रात के वीरान समय में अपना शिकार ढूंढ रही होती है। काकू के पैरों की आवाज सुन के लगता है आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर चुड़ैल पैरों की आहट की दिशा में चलने लगती है और काकू तक पहुंच जाती है। चुड़ैल काकू का रास्ता रोक लेती है।
कहाँ भाग के जाएगा? आज तेरी बारी है। देख, तू खुद मेरे सामने आ गया। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं है तुम्हारा। फिर तुम गाँव वालों ने मुझे सोते हुए क्यों जगाया? ये आप क्या कह रही हो? हम लोगों ने क्या किया है? क्यों मार रही हो हमें? तुम गाँव वालों ने मेरे घर में खंबा लगवाया, मुझे सोते हुए जगाया। अब तुम लोग नहीं बच सकते। अब सबको भुगतना पड़ेगा, सब मरेंगे सब। ये भयानक दृश्य रामू और राघव छुप के देख रहे होते हैं। अपने दोस्त की खौफनाक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है, पर वे दोनों बिना आवाज निकाले वहीं छुपे रहते हैं। चुड़ैल फिर वापस खंबे के नीचे चली जाती है और वे दोनों भी डरे सहमे अपने घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन एक और पंचायत बिठाई जाती है। तो पता चला कि क्या माजरा है? कौन है जो ऐसी खतरनाक मौत कर रहा है? फिर रामू और राघव पंचायत को रात का भयानक दृश्य बयान करते हैं और उस खंबे के पास लेकर जाते हैं। काकू की लाश नीचे उतारो और इसका देह संस्कार करो। समझ नहीं आ रहा कि चुड़ैल के कहने का क्या मतलब है कि हमने उसकी नींद जगाई है। तभी इस पंचायत में हाजिर एक बुजुर्ग सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं बताता हूँ, इस गांव का सबसे पुराना इंसान हूँ। जिस जगह ये खंबा लगा हुआ है उसके नीचे बरसों पहले एक लाश को दफनाया गया था। अभी तक वो चुड़ैल यहाँ शांति से सो रही थी, पर यहाँ खंबा लगा के हमने उसे जगा दिया। अब वो अपनी तकलीफ के बदले में एक एक करके सब गांव वालों को मार रही है। तो अब क्या किया जाए? अगर हम इस खंबे को यहाँ से हटा के कहीं और लगा दें तो वह चुड़ैल फिर से अपनी कब्र में आराम से सो जाएगी। फिर सरपंच और सभी गांव वाले मिलके वैसा ही करते हैं। अगले दिन रामू और राघव उस खंबे को पास से देखने जाते हैं। चलो, शुक्र है ये बला टल गई। आज कितने दिनों बाद पहले की तरह खुशनुमा सुबह हुई है। हाँ भाई, बड़े बुजुर्ग जो सलाह दे अच्छी ही होती है। मोतीनगर गांव में एक रिक्शे वाला भीमा अपनी बीवी बेला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। रिक्शा चलाकर जो भी कमाई होती थी उसी से घर चलाते थे। रिक्शे वाले की बीवी बहुत लालची और अकड़ू थी, बस सजने संवरने में ही लगी रहती थी। भीमा को देर रात तक रिक्शा चलाने को बोलती थी। एक दिन भीमा रिक्शा जल्दी चलाकर घर लौट आता है। अरे भगवान, कहाँ हो? जरा पानी तो पिलाना। अजी, पानी बाद में पीना, पहले जो आज कमाया है वो सारा मेरे हाथ में रखो। भीमा वहाँ बिछी खाट पर बैठ जाता है और सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ में देता है। ये लो भगवान, आज की कमाई। आज बस इतना ही? बाकी पैसे तुमने छुपा तो नहीं लिए? वो आज मैं जल्दी घर आ गया ना, तो ज्यादा नहीं कमा पाया। बेला गुस्से से भीमा को देखती है। अच्छा ठीक है, कल जल्दी जाना और देर से आना और ज्यादा पैसे भी कमा कर आना। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर अपना रिक्शा लेकर भीमा चला जाता है। जब बेला की सुबह आंख खुलती है तो उसका पति उसे सोया हुआ नहीं दिखता। अच्छा, आज तो जल्दी चले गए। ठीक है ना, आज ज्यादा पैसे कमाएंगे। भीमा अपना रिक्शा लेकर सड़क पर जा रहा होता है और रिक्शा रोकता है। अरे ओ रिक्शा वाले भैया, रिक्शा रोको। भीमा रिक्शा रोक लेता है। साहब, कहाँ जाना है? भारतपुर जाना है, चलोगे क्या? हाँ, चलूंगा साहब। कितने पैसे लोगे? 20 रुपए साहब। 20 रुपए? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा।
चलना है तो चलो। भीमा अच्छा और ईमानदार इंसान होता है तो वो 10 रुपए में भी मान जाता है। अच्छा साहब, ठीक है, बैठ जाइए रिक्शे में। आदमी रिक्शे में बैठ जाता है और भीमा उस आदमी को भरतपुर उतार देता है। उस आदमी के जाने के बाद भीमा की नजर रिक्शे के पीछे वाली सीट की तरफ जाती है। वो देखता है कि वो आदमी रिक्शे में अपना कोई थैला जल्दी में होने के कारण भूल जाता है। भीमा वो सामान उस आदमी को वापस लौटाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो बहुत दूर चला गया होता है। अब भीमा सोचता है कि ये सामान मैं उसको उसके घर जाकर दे दूंगा। सुबह से रात हो जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। भीमा अब घर जाने की सोचता है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आज भी कुछ ज्यादा पैसे हाथ नहीं आए। बेला फिर कुछ खरी खोटी सुनाएगी। भीमा उदास मन से घर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रोज की तरह सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता है। अरे मेरी किस्मत फूट गई थी, मेरे माँ बाप ने ऐसे आदमी से शादी कर दी। एक तो गरीब है, ऊपर से इसकी ईमानदारी। हे भगवान, ये ईमानदारी मुझे एक दिन भिखारन बनाकर छोड़ेगी। आसपास गांव वाले सभी उसके घर के पास खड़े होकर सब सुन रहे होते हैं। गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, इनका तो ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा हो गया है। हाँ भाई, ये भीमा तो सीधा साधा है, इसकी बीवी के आगे नहीं चलती। भाई, भीम की तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसी बीवी से शादी करके बेचारा भीमा करे भी तो क्या करे। बीवी को पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए। चलो भाई चलो, अपने अपने घर चलते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी बेला की नजर उस थैले पर पड़ती है जो वो आदमी रिक्शे में भूल जाता है। बेला जब उस थैले को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ पैसे और कपड़े पड़े हुए होते हैं। बेला उसमें पैसे और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज क्या लॉटरी लग गई, इतने पैसे और इतने अच्छे कपड़े, मजा आ गया। पर ये थैला मिला कहाँ से? अजी सुनते हो, जरा आना, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, आ रहा हूँ, जरा रुको। हाँ, बोलो बेला, क्या पूछना है? सुनिए, ये थैला आपको कहाँ से मिला? अरे ये तो एक आदमी की सवारी मिली थी, तो वो भूल गया था। कल जाकर ये उस आदमी को वापस दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसे वापस मत देना, इसे हम ही रख लेंगे। इतने सारे पैसे एक साथ हाथ लगे हैं और तुम इसे वापस करने को बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी कमाई भी नहीं होती जितनी इस थैले में रखी है। मैं तो इस थैले को वापस नहीं देने वाली, और अगली बार कोई सवारी तुम्हारे रिक्शे में सामान भूल जाए तो वो सामान सीधा मुझे दे देना। विवश होकर भीमा ने बेला की बात मान ली और आगे से उसके रिक्शे में कोई भी सवारी अपना सामान भूल जाती तो वो उसे बेला को दे देता था। कभी पैसे निकलते तो कभी गहने और कभी खाने का सामान मिल जाता था। एक दिन भीमा के रिक्शे में एक तांत्रिक बाबा आया। अरे ओ रिक्शा वाला, रुको तो जरा, हमको कहीं जाना है। हाँ बाबा, बोलिए, कहाँ जाना है आपको? जरा वो पास वाले जंगल पहुँचा दो बेटा। हाँ बाबा, बैठिए, मैं ले चलता हूँ। कितने लोगे? 30 रुपए। चलो ठीक है, दे देंगे 30। बाबा भीमा के रिक्शे में बैठ जाता है और भीमा उस बाबा को जंगल तक पहुंचा देता है। बाबा भीमा को पैसे देकर चला जाता है, पर वो अपनी एक डिब्बी रिक्शे में ही भूल जाता है। उस डिब्बी पर भीमा की नजर पड़ जाती है और वो ये सोचता है कि शायद उसमें कोई अंगूठी होगी। भीमा उस डिब्बी को खोलता है और उसमें से एक भूत निकलकर भीमा के अंदर घुस जाता है। अरे वाह, आखिरकार उस छोटी सी डिब्बी से निकलकर ये इंसान का शरीर मिल ही गया। अब मैं लोगों को मार मार कर खाऊंगा। उसी वक्त उस जंगल के रास्ते से एक आदमी जा रहा होता है और आदमी को वो भूत देख लेता है। अरे वाह, इतनी जल्दी शिकार भी मिल गया। आज तो मजे आ गए, मजे। इसे तो अभी मार के खाता हूँ। और फिर वो भीमा का रिक्शा लेकर उसके घर चला जाता है। घर जाने से पहले वो भीमा का रूप धारण कर लेता है ताकि उसको कोई पहचान न सके कि वो एक भूत है। अब घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही सो जाता है। आधी रात को बेला को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है तो भीमा सोते सोते कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। बेला इस चीज को नजरअंदाज करके सो जाती है। जब बेला सुबह उठकर देखती है तो भीमा रोज की तरह रिक्शा लेकर जा रहा होता है।
बेला को बाहर से कुछ गांव वालों की चहल पहल की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे आज गांव वाले इतनी चहल पहल क्यों मचा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? जरा देखें तो क्या हुआ। बेला घर से बाहर जाती है और एक औरत से पूछती है, क्या हो गया बहन, सब इतनी चर्चा में क्यों लगे हुए हैं? अरे बस पूछो मत बेला, आज सुबह एक आदमी जंगल के पास बड़ी बुरी हालत में मिला है। क्या बुरी हालत? कैसी बुरी हालत? क्या हुआ था उसे? ऐसा लग रहा था उस आदमी को किसी जंगली जानवर ने नोच नोच के खा लिया हो। सारी जगह खूनम खून हो रखी थी। मैं तो देखकर ही घबरा गई। अच्छा, लगता है हमारे जंगल में कोई जंगली जानवर घुसा है। मैं भी अपने पति से कहूंगी कि जरा संभाल के रिक्शा चलाए। हाँ बेला, तू ध्यान रखियो अपना। दूसरी तरफ भीमा के अंदर घुसा भूत रिक्शा चला रहा था। उसे जो भी सवारी मिलती उसे बैठाकर वो जंगल की तरफ ले जाकर खा जाता। ऐसा करते करते रात हो जाती है और वो भूत भीमा का रूप लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन रात को बेला को फिर से कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बेला देखती है कि उसका पति घर से बाहर कहीं जा रहा होता है। अरे ये कहाँ जा रहे हैं, जरा देखूं तो सही। बेला उसका पीछा करती है। भीमा जंगल की तरफ जाकर फिर से भूत के रूप में आ जाता है। बेला ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा पति भूत कैसे बन गया? हे भगवान। अब वो भूत किसी आदमी को पकड़कर उसको मारकर खा रहा होता है। बेला ये सब देखकर चौंक जाती है और सीधा घर की तरफ भाग जाती है। डरी हुई बेला घर के कमरे में जाकर छुप जाती है। हे भगवान जी, मैंने क्या देख लिया? बहुत डर लग रहा है। मेरा पति भूत कैसे बन गया? वो भूत वापस भीमा का रूप लेकर घर आकर सो जाता है और सुबह उठकर दोबारा रिक्शा लेकर लोगों को खाने चला जाता है। बेला सुबह उठकर रात की बात याद करके उसका हाल सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उस जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहता है। वो बाबा, अब तो वो बाबा ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ, अब मुझे उसी बाबा के पास जाना चाहिए। बेला उस बाबा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। बाबा बहुत बड़ा अंतर्यामी होता है, तो अपनी योग शक्ति से वो सब जान लेते हैं। मैं सब जान चुका हूँ। मैं तेरे पति के रिक्शे में बैठा था एक बार और मेरे हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें मैंने एक बुरी आत्मा कैद करके रखी थी। वो डिब्बी मैं तेरे पति के रिक्शे में ही भूल गया और उस पर तेरे पति की नजर पड़ गई। तेरे पति ने उस डिब्बी को खोल कर देखा और तभी उसके अंदर वो बुरी आत्मा समा गई। हे भगवान, मेरे लालच की वजह से आज मेरे पति मुसीबत में पड़ गए। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी बाबा। अब क्या इसका कोई हल नहीं? अब मेरे पति कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अभी अभी अपनी योग शक्ति से ये पता लगा लिया है कि डिब्बी अभी भी उस जंगल में पड़ी हुई है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। बाबा जंगल से उस डिब्बी को लेकर आते हैं और बेला के साथ उसके घर जाता है और कुछ मंत्र पढ़कर उस भूत को अपने वश में कर लेता है। फिर बाबा उस भूत को भीमा के शरीर से निकालकर अपनी डिब्बी में दोबारा बंद कर लेता है और भीमा वापस अपना रिक्शा लेकर घर लौट आता है। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत घर आ गए। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी।